स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का साइंस सीबीएसई बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है, हमें एक स्केलेटल रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है। कारण दीजिए क्यों आवश्यकता है। तो स्केलेटल रासायनिक समीकरण क्या है? तो स्केलेटल रासायनिक समीकरण ऐसे समीकरण जो असंतुलित होते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार न तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। यह नियम कहता है कि द्रव्यमान न तो बनाए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते। किसी वस्तु के द्रव्यमान न तो बनाए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए। तो जितने भी अणु हैं आपके अभिकारक में, उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। किसी तत्व के जितने भी अणु अभिकारक में हैं, उतने ही उत्पाद में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रासायनिक समीकरण में किन दो जानकारियों का होना आवश्यक है? उदाहरण देकर समझाएं। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में अभिकारों को की भौतिक स्थिति का उल्लेख किया जाना चाहिए। एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे 2H2 प्लस O2 2H2O। यहाँ पे बगल में 2H2 के बगल में ब्रैकेट में G लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? यह गैसीय अवस्था में है। और ऑक्सीजन के बगल में भी G लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? गैसीय अवस्था में है। और 2H2O के बगल में L लिखा हुआ है। इसके मतलब लिक्विड मीन्स तरल अवस्था में है। तो ये जो अवस्था, भौतिक स्थिति, उसका उल्लेख करना जरूरी है किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा जो मूलभूत चीज है जिनका उल्लेख होना चाहिए, वो है तीर के ऊपर जो यहाँ पे उष्मा लिखा हुआ है। तो हम परिस्थिति, जैसे कि इस प्रतिक्रिया में लिखा हुआ है 2H2O प्लस O2। इस तीर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? उष्मा। मीन्स इस प्रतिक्रिया के लिए या इस अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, तो इसका भी उल्लेख होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु को में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। क्रियाशील मतलब बहुत ही जल्दी किसी के साथ प्रतिक्रिया कर लेती है। यह आवर्त सारणी के अपने पड़ोसी तत्व जैसे सोडियम, कैल्शियम की तरह ही काफी क्रियाशील है। वो तुरंत किसी के साथ प्रतिक्रिया कर लेती है। तो जब मैग्नीशियम को हम खुला रखते हैं तो इसके बाहरी सतह पर वातावरण के साथ के ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO कहते हैं। तो MgO का एक परत बना लेता है। प्रतिक्रिया अभिक्रिया देख लीजिए, Mg प्लस O2 ये हमें क्या देता है?
2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंगनीज प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफी स्थिर होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है, फिर से वो प्रतिक्रिया नहीं करने देती है। ठीक है, इस परत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को रेज पेपर से साफ कर लेते हैं पहले। तो ये परत जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत हट जाता है ताकि उसके अंतर्निहित धातु का उपयोग प्रतिक्रिया के लिए किया जा सके। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड देता है, तो हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2, क्लोरीन को कैसे लिखते हैं, Cl2, और ये दोनों मिलके 2HCl देता है। हमेशा रिएक्शन अभिक्रिया जो है समीकरण जो है संतुलित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये संतुलित है। दूसरा समीकरण देखिए, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट मिलके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3, बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब उसके बाद हम इसको संतुलित कर देंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोजन, तो Na प्लस H2O, ये क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया में X प्लस बेरियम क्लोराइड Y प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहां पे X का एक सफेद अविलय अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है X और Y की पहचान करें, और दूसरा है प्रतिक्रिया का प्रकार बताएं। ठीक है, तो यहां पे X क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और Y क्या है, बेरियम सल्फेट। तो और अभिक्रिया कैसा होगा, समीकरण कैसा होगा, अभिक्रिया का समीकरण कैसा होगा, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 और 2NaCl। ठीक है, और सफेद अविलय अवक्षेप किसका बनता है, Na2SO4 का। ठीक है, प्रतिक्रिया का प्रकार, ये किस प्रकार का प्रतिक्रिया है, चूंकि ये अवक्षेप बनाते हैं तो इनको क्या कहते हैं, यह एक अवक्षेपन अभिक्रिया है। इसे द्विविस्थापन प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है। द्विविस्थापन मतलब द्वि ये अभिकारक के यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उनको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहां पे Na2SO4 के साथ है, BaCl2 के साथ है। अब ये इनका आदान प्रदान कैसे होता है, Na2Cl के साथ बन गया, NaCl बना लिया, और BaSO4 के साथ जुड़ गया, BaSO4 बना दिया। ठीक है, इसलिए इनको द्विविस्थापन अभिक्रिया या प्रतिक्रिया भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं के लिए उसकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेपन बनता है। तो इनकी अभिक्रिया को लिखना है समीकरण में। तो लिखते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 और AQ मतलब एक्वस। ठीक है, तो ब्रैकेट में जो AQ लिखा हुआ उसका मतलब एक्वस। तो वो क्या बनाता है, BaSO4 सॉलिड, S मीन सॉलिड, और सॉलिड मीन ठोस, और
NaCl बनाता है, वो भी एक्वस। ठीक है, उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा 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 क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। दूसरा प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विल्टन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl और NaCl और जल देता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, ऊपर के प्रश्न में लिखे गए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो पदार्थ का नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड तथा इसका सूत्र है CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जल के साथ तीव्रता के साथ अभिक्रिया करके यह बुझे बुझे हुए चूने का निर्माण करती है और काफी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, उत्सर्जन करती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस जल H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा का दुगना होता है। क्यों होता है? तो देखिए, जल का यदि हम अ, 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 लिखेंगे, जल को केमिस्ट्री रसायन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम? H2O। इसका मतलब क्या है? 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलके जल बनाता है। तो इसलिए जब उसका विघटन करेंगे या विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस की जो मात्रा होगी वो ऑक्सीजन गैस से दुगनी होगी। बस वही लिखा गया है। तो देखिए उत्तर में क्या लिखते हैं? जल विद्युत जल विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग-अलग हो जाते हैं। पानी में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक परत नली में जाता है और ऑक्सीजन दूसरी परत नली में जाता है, इसलिए एक परत नली में एकत्रित हाइड्रोजन गैस की मात्रा दूसरी परत नली में एकत्रित ऑक्सीजन गैस की मात्रा से दुगना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में अपचायक कारक का नाम बताएं। 3MnO2 प्लस 4Al 3Mn प्लस 2Al2O3 कौन अधिक प्रतिक्रियाशील है, Mn या Al, और क्यों? तो अपचाय कारक क्या होगा? एल्युमिनियम। और Mn Al की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। क्यों? वो क्या करता है? Mn को उसके ऑक्साइड में से विस्थापित कर देता है। तो पहले MnO2 था, Mn का ऑक्साइड था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था। Al Mn की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील था। मैं उल्टा लिखा हुआ था, क्योंकि Mn को उसके ऑक्साइड से वो विस्थापित कर देता है। यहाँ पे Mn का ऑक्साइड था, Al क्या किया? Mn को हटा दिया और खुद का ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, तो Al ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। दूसरा है, रेगिस्तानी पौधे कब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक प्रक्रिया ये हो गया, अभिक्रिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस निकलती है इस अभिक्रिया से। तो पहला तो हो गया, ये अभिक्रिया लिखना था, लिख दिया हमने। दूसरा है, रेगिस्तानी पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अम्ल के रूप में संग्रहित कर के रखते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए दिन के समय उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब एक कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहा जो कॉपर के तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और लोहा का सल्फेट बनाता है, जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। इस अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, इसलिए यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, निम्नलिखित जरूरत पड़ने पर आप समीकरण को भी लिख लीजिए, बेहतर होगा समीकरण लिख लीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन के साथ ये कंपलसरी है, यदि उनका समीकरण है तो आप समीकरण लिख लीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की उपचयिता और उपचयित और अपचयित पदार्थों का पहचान कीजिए। तो इसमें 4Na प्लस O2 2Na2O, दूसरा है CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, फिर इस प्रश्न में आते हैं। देखिए, उपचयन किसको कहेंगे? उपचयन को इस तरह से समझिए, ऑक्सीजन की अधिकता और हाइड्रोजन की ह्रास, दोनों को ही हम उपचयन कहेंगे। या तो ऑक्सीजन की अधिकता होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, तो इनको हम उपचयन कहेंगे। अपचयन किसको कहेंगे? जस्ट इसका उल्टा होगा, ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की अधिकता। ठीक है, तो पहला वाला समीकरण को देखिए, C प्लस O2 ये बनाता है CO2। यहां पे क्या हो गया? ऑक्सीजन की अधिकता, उत्पाद में ऑक्सीजन की अधिकता हो गई। और अभिकारक C में के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन वो उत्पाद में C के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मीन्स ऑक्सीजन की अधिकता हो गई, तो ये हो गया उपचयन। फिर दूसरे वाले में कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था, अभिकारक में वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया किया और उत्पाद में कॉपर के साथ ऑक्सीजन की अधिकता हो गई, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, तो ये उपचयन हो गया। उसी तरह से कॉपर ऑक्साइड फिर हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके उष्मा लगता है इस प्रतिक्रिया में, तो कॉपर को अकेला छोड़ देता है। तो अभिकारक में देखिए कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन की अधिकता थी, लेकिन उत्पाद में देखिए कॉपर अकेला है, ऑक्सीजन है ही नहीं कॉपर के साथ। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का जो बनना, ये क्या हो गया? ये ऑक्सीजन का ह्रास है, तो ये अपचयन हो गया। ठीक है, और दूसरी और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन की अधिकता हो गई, तो ये जो है ये ऑक्सीजन की अधिकता को क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। क्लियर है? अपचयन, उपचयन और अपचयन। ठीक है, चलिए अब प्रश्न की ओर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले समीकरण में
4Na O2 ये हमें देता है 2Na2O। तो यहाँ पे सोडियम का उपचयन होता है। क्यों? सोडियम के साथ ऑक्सीजन था पहले? नहीं था। अभिकारक में यो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके वो सोडियम ऑक्साइड देता है उत्पाद में, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। तो ये एक उपचयन का उदाहरण है। दूसरा देखिए CuO प्लस H2, Cu प्लस H2, यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं। एक CuO में ऑक्सीजन था अभिकारक में, लेकिन उत्पाद में Cu अकेला हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो यहाँ पे CuO का क्या हो रहा है? ये CuO का ये ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो CuO अपचयित हो जाती है। और हाइड्रोजन में देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। अब इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड CuO और कॉपर का में अपचयित हो जाता है। CuO कॉपर में अपचयित हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। करेक्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के रासायनिक समीकरण लिखें। रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, अवक्षेपन का गठन। तो रंग में परिवर्तन का एक समीकरण है, अभिक्रिया है Cu प्लस AgNO3 CuNO3 होल 2 प्लस 2Ag। उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे तो उत्पाद का रंग नीला हो जाएगा और चमकदार चांदी धातु जमा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये Ag 2Ag, ये जो 2Ag बनता है ये क्या है? चमकदार चांदी है, ये जम जाती है। और ये जो है CuNO3 ये नीला रंग का ये एक विलय है, नीला रंग का, ठीक है। अब NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O और उष्मा, ठीक है। ये तापमान बढ़ जाएगी इसमें, तो हमें तापमान इसमें उत्पाद के साथ तापमान ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा इस अभिक्रिया में। आगे बढ़ते हैं। और तीसरा है रंग में परिवर्तन, वो क्या है? PbNO3 लेड नाइट्रेट और Ki पोटासियम आयोडाइड लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट देगा। तो ये पीला रंग का अवक्षेप बनाएगा, किसका? लेड नाइट्रेट का, ठीक है। सॉरी, ये बनाएगा PbI2 का, लेड आयोडाइड का एक पीला रंग का अवक्षेप बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया पीला रंग का अवक्षेप, यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्षों की प्रत्येक तत्व का के परमाणु बराबर संख्या में होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, ठीक है। ऐसे समीकरण जिसके दोनों पक्षों के मीन्स अभिकारक और उत्पाद दोनों के, अभिकारक और उत्पाद दोनों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक तत्व का परमाणु की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्लियर है? आसान शब्दों में लिखा गया है। अच्छा, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग से अमोनिया बनाता है। पहला रिएक्शन देखते हैं। तो पहला रिएक्शन है N2 3H2
ये बनाता है 2NH3। पहले हम नाइट्रोजन N2 लिखेंगे, H2 लिखेंगे, उसके बाद NH3 लिखेंगे, उसके बाद संतुलित करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे लिखते हैं? H2S प्लस O2 SO2 प्लस H2O, उसके बाद बैलेंस कर लेंगे, मीन्स संतुलित कर लेंगे। तीसरा रिएक्शन है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवशेष बनाता है। तो ये देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करके ये एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए लास्ट रिएक्शन पे। पोटासियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटासियम हाइड्रोक्साइड एवं जल हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो पोटासियम को कैसे लिखते हैं? K प्लस H2O KOH प्लस H2 बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। पोटासियम ब्रोमाइड एक्वस प्लस बेरियम आयोडाइड एक्वस, ये बनाती है पोटासियम आयोडाइड एक्वस और बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसका समीकरण देख लेते हैं। पोटासियम ब्रोमाइड को कैसे लिखते हैं? KBr। बेरियम आयोडाइड को BaI2, वो क्या बनाती है? पोटासियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। यह किस तरह का अभिक्रिया है? यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारकों के अभिकारकों के यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे देखिए ब्लू नीले स्याही से लिखा गया है क्या? Na2 और Cl2, ये इनका Na2SO4 का Na2 और BaCl2 का Cl2, ये मिलके एक अलग यौगिक बनाता है NaCl। उसी तरह BaCl2 का Ba और Na2SO4 का SO4 हरी वाली, हाँ, ये दोनों मिलके BaSO4 बनाती है। तो इस तरह से यौगिकों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण होता है, किसमें? द्विविस्थापन अभिक्रिया में। चलिए प्रश्न की ओर जाते हैं। तो ये हो गया। इसी तरह KBr और BI2, तो यौगिकों का आदान प्रदान होता है। KBr का K और BI2 का I मिलके KI बना देता है, और बाकी बचे BA और BR मिलके BR2 बना देता है, BR2 बना देता है। तो यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया जो है जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यह देखिए अभिकारक एकल था, उत्पाद दो बन गए, तो ये क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए H2 प्लस Cl2, यहाँ पे अभिकारक दो थे लेकिन उत्पाद एकल हो गए, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। और लास्ट वाला देखिए Mg प्लस 2HCl MgCl2 प्लस H2, यहाँ पे देखिए Mg हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए वो क्या कर रहा है? क्लोराइड में से हाइड्रोजन के क्लोराइड में से हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है और खुद जाके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो ये क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है? उदाहरण दीजिए। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस, मीथेन गैस, ठीक है, CH4 का दहन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
उसके बाद नेक्स्ट में आइए CH4 प्लस O2 CO2 प्लस 2H2O प्लस उष्मा। उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा का की आवश्यकता होती है, उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में बदलना। ठीक है, ये हो गया उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे समीकरण दिया हुआ है 2AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag और Cl2 में टूट जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। सभी जीवों की क्रियाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और ऊर्जा प्रदान करता है। इस विशेष दहन अभिक्रिया का नाम श्वसन है। क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, अतः इस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया समीकरण के रूप में दिया गया है C6H12O6, एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है 6O2 6CO2 और 6H2O। ठीक है, और ऊर्जा निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया वो है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया उसके विपरीत, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है AB ऊर्जा के वजह से क्या होता है, वो टूट जाता है तो A और B में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अभिकारक एक था, उत्पाद बन गए दो। एक एग्जाम्पल लीजिए 2AgCl सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag और Cl2 में बढ़ जाता है। 2AgCl जो था एकल अभिकारक था और उत्पाद यहाँ पे Ag और Cl2 दो उत्पाद बन गए, तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन संयोजन में देखिए जस्ट इसका उल्टा होता है, A प्लस B मिलके दो उत्पाद हैं, दो अभिकारक हैं, एक उत्पाद बन रहा है और ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पे देखिए H2 गैस प्लस Cl2 गैस, दो अभिकारक हैं और उत्पाद में 2HCl एक ही उत्पाद में बन रहा है। ये हो गया आपका संयोजन। ठीक है, संयोजन तो इसका जस्ट उल्टा होता है। अच्छा, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया, इन क्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है। बहुत बार ये पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए Ag से ज्यादा क्रियाशील Zn है, तो क्या करता है Zn Ag को विस्थापित कर देता है और खुद नाइट्रेट बना लेता है। ठीक है, और Ag को अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो यह एक एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया विस्थापन अभिक्रिया का। यहाँ जिंक अधिक क्रियाशील है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में, इन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण दो यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान से होता है। जैसे KBr और BaI2, ये यहाँ पे यौगिकों का आदान प्रदान, यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है और दो नए उत्पाद बनाते हैं, Ki और BaBr2 बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो लिख दीजिए Cu और AgNO3। तो Cu कॉपर जो है ज़्यादा क्रियाशील है Ag से, सिल्वर से, तो वो क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को विस्थापित कर देगा और खुद जाके नाइट्रेट में कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। तो एक
विस्थापित हो गया। अब नेक्स्ट है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। जिस अभिक्रिया में अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है और अवक्षेपण और उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे निम्न अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का सफेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो BaCl2 प्लस K2SO4 BaSO4 प्लस 2KCl। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं काले रंग का यौगिक का नाम बताइए। तो तत्व X क्या है? कॉपर है, जो भूरे रंग का था, लेकिन उसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो कॉपर ऑक्साइड, जिसका रंग क्या होता है? काला होता है। समीकरण अभिक्रिया का समीकरण क्या होगा? Cu प्लस O2 2CuO। तो ये हो गया। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? संरक्षण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय होता रहता है। उसे इस होने वाली क्षय से बचाने के लिए हम उस पर पेंट किया जाता है। पेंट करने के कारण लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाता है और लोहे की वस्तुएं बहुत समय तक सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, बस आपका यहीं तक है। ये लास्ट प्रश्न था आपका। तो ये हम लोग आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपका कोई हेल्प होगा कि नहीं, ये आप कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट पे डिपेंड करता है कि हम और इस तरह के वीडियो बनाएंगे या और कुछ अलग ढंग के वीडियो बनाएंगे जिससे आपको हेल्प हो। आज का क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो और आपको एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। इन शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी कुछ और नए प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए हमें हमें आज्ञा दीजिए। खूब खुश रहिए, हेल्दी रहिए और दूसरों को हेल्प करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।